नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि आरबीआई ने 44.5 बिलियन डॉलर्स अक्टूबर में खर्च करे रुपए को डिफेंड करने के लिए। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे और बहुत जगह ये न्यूज़ सुनने में आ रही है होगी आपको कि रुपया बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा है, पर ये डिक्लाइन ज़्यादातर नवंबर के महीने में है। ठीक, और अब दिसंबर के महीने में तो डिक्लाइन और ज़्यादा स्टीप हो गया। अब बात को समझिए कि ये डिक्लाइन क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, डिक्लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि तीन मेन रीज़न है। एक तो फॉरेन इन्वेस्टर धीरे धीरे भारत से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा रीज़न ये कि डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो डॉलर के मजबूत होने से दुनिया की जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसी है और अन्य करेंसी है उनमें डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि सारी करेंसियां विद रिस्पेक्ट टू डॉलर ट्रेड होती हैं, तो उनका जो एक्चुअल भाव है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो डॉलर के रिस्पेक्ट में आकी जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब डॉलर मजबूत होगा तो बाकी करेंसियां वीक होंगी। अच्छा, रुपए की हालत इतनी भी खराब नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। रुपया तो बहुत ही स्ट्रांग है कंपैरेटिवली अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के हिसाब से। ठीक, रुपए का डिक्लाइन या करेंसी का डिक्लाइन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी है आपके गुड्स के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो तो हो सकता है कि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो, पर ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मल्टीपल इसमें फैक्टर है, कोई सिंगल फैक्टर इसमें आप नहीं ले सकते। ठीक, आरबीआई ने क्या किया कि अक्टूबर के महीने में 44 बिलियन का खर्चा किया है। मतलब आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है तो उसमें से 44। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे ये आरबीआई ने जाके किया है काम। तो आरबीआई ने अब यहाँ पर इस पूरी करंट अफेयर्स की न्यूज़ में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि दो मार्केट्स हैं करेंसी की, एक फॉरवर्ड मार्केट है कि एक स्पॉट मार्केट है। फॉरवर्ड मार्केट में आरबीआई ने 9.3 बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया, ठीक, इंटरवेंशन के लिए। दूसरा जो फॉरवर्ड वो मार्केट है उसमें आरबीआई ने 35 बिलियन डॉलर का किया और स्पॉट मार्केट में 9.3 बिलियन का किया। ठीक, अब ये दोनों अलग अलग मार्केट हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट तो वो मार्केट होती है जिसमें हम लोग आगे के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक, भविष्य के, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, स्पॉट मार्केट जो होती है वो लाइव मार्केट होती है, अभी इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है। ठीक, तो ये मार्केट में आरबीआई ने कम खर्च किया, फॉरवर्ड में ज्यादा खर्चा किया। ठीक, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, इंटरवेंशन क्यों है? इंटरवेंशन इसलिए क्योंकि अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड स्तर पर फॉरेन इन्वेस्टर ने भारत से पैसा निकाला था, लगभग लगभग 10.9 बिलियन डॉलर्स, और ये बहुत ज्यादा है। अब आप एक आंकड़ा समझो, इतना ज्यादा अगर जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं तो उस रुपए के फास्ट फॉल को रोकने के लिए आरबीआई को कितना खर्चा करना पड़ता है। मतलब उन्होंने निकाला 10 बिलियन डॉलर और हमने कितना खर्चा करा, 44 बिलियन। अच्छा, आरबीआई का इसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि रुपये को मजबूत रखना है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिक्लाइन है वो डिक्लाइन धीरे धीरे हो, बहुत फास्ट ना हो जाए। बहुत फास्ट होगा तो इससे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर दोनों को इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, ये हो गई एक बात। अच्छा, अक्टूबर तक तो आरबीआई डिफेंड करने में सफल रहा 84, पर जैसे ही नवंबर और दिसंबर आया, अब वो जो इतना ज़्यादा आपने डिफेंस करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व लगाया था, अब वो तो उसकी तो एक सर्टेन लिमिटेशंस है, क्योंकि वो जो हमने फॉरेक्स रिजर्व बनाया है वो करेंसी डिफेंड करना तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है ही, पर इससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो इंडिया के डेट को मैनेज करने के लिए, इसीलिए उसका नंबर जो है हम लगभग लगभग उतना रखते हैं जितना इंडिया का एक्सटर्नल डेट है। अब वो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम यूज कर सकते हैं। देखिए, और बढ़िया मेजर है रुपए की वैल्यू को नापने का, और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसका जो हम डॉलर से कंपैरिजन करते हैं रुपए का, उसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए, जो रीर है, ठीक, वो रीर क्या करता है, जो रुपए की वैल्यू है वो मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर ग्लोबल करेंसीज। तो ये ज्यादा बढ़िया मेजर है। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो जरूरी तो नहीं है कि बाकी और करेंसी भी स्ट्रांग हो। अब भारत केवल यूएसए को ही एक्सपोर्ट नहीं करता ना, हम लोग तो बाकी लोगों को भी एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे भी सामान इंपोर्ट करते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉलर मजबूत भी हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना से जो हम सामान मंगा रहे हैं वो ज्यादा
महंगा हो जाएगा, क्योंकि चाइना तो जो भी वैल्यू वो लेगा वो रेनिनबी और रुपी के रिस्पेक्ट में लेगा। अब डॉलर मजबूत होता है तो रेनिनबी और रुपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो रीर एक बढ़िया और इफेक्टिव तरीका है नापने का। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, रीर जब भी रीर की वैल्यू कम होगी यानी डेप्रिशिएट होगी तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया होगा, और रीर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए खराब होगा। अब हुआ क्या है कि जो आपका अक्टूबर है उसमें 107 रुपए ये वैल्यू थी, अच्छा नवंबर में ये 108 हो गई। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि नवंबर में रुपया घटा है, लेकिन रुपया तो घटा है, बाकी करेंसी और ज्यादा तेजी से घटी है रुपए के कंपैरिजन में। आप यहां देख सकते हैं इस इमेज में, ये देखो आप ब्राजीलियन रियल को आप देखो जरा, यहाँ साइड में ये जो है ये 21% तक देखो, इनमें घटोतरी देखो आप 2-2% की है। जबकि हम नीचे को आते रहो तो आपको पता लगेगा कि ये ओवरऑल ईयर में 21% घटी है। पर आप यहीं पर अगर रुपये की हालत देखो तो हमारा इंडियन रुपी इतना नहीं गिरा है जितना ब्राजीलियन रियल, ठीक, तुर्किश लीरा, रशियन रूबल, ये तो कुछ ज्यादा ही गिर गए। हमारा रुपया तो काफी स्टेबल है उनके कंपैरिजन में। एक्चुअली क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आगे रुपए की वैल्यू और फॉल होगी। तो 85, 86, अभी आगे ऐसे दिन आ सकते हैं कि आपको 90 के आसपास ये रुपया दिखे, क्योंकि ये वैल्यू काफी नीचे आनी चाहिए, अभी तो बहुत ऊपर है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, रीर में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड रहती है, ट्रेड वेटेड रहता है ये पूरा मामला। ठीक, ये हो गया। दूसरा ये इंडिकेटर है एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस का। ऑब्वियस सी बात है, अगर रुपी का रेट महंगा होगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट है दुनिया में लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बिकॉज करेंसी अगर स्ट्रांग होगी तो दुनिया में आपका सामान महंगा बिकेगा। देश क्या करते हैं, दूसरे किसी कंट्री का सामान प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीर जो है उसको हमें कम करना है, इसीलिए आरबीआई ने अब क्या कर दिया, डिपेंड करना उसको स्टॉप कर दिया, ताकि जो रीर की वैल्यू है ये नीचे है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई मेट्रो 1, इनका जो डेट है ये पूरा डेट NARCL खरीदने को तैयार है। NARCL क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए जो मुंबई 1 है ये जॉइंट वेंचर था, ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन के बीच में, जिसमें ज्यादा हिस्सा रिलायंस वाले ओन करते थे, 74% वो ओन करते थे और 26% MMRDA वाले। हुआ क्या, ये अपने डेट में डिफॉल्ट कर गए। अब वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अनिल अंबानी की कंपनियों की क्या हालत है तो सब हम लोग जानते हैं। तो अब वो बैंक पे ने जो इसको कर्जा दिया था वो है 1226 करोड़ के आसपास। अब वो कर्जा उनको कहीं ना कहीं से तो निकालना है, क्योंकि पेमेंट आनी बंद हो गई, ये लॉस एसेट की तरफ जा रहा है मामला। तो अब NARCL ने ये बोला कि हम आपको 1063 करोड़ दे देंगे और बाकी जो पैसा है वो आप भूल जाओ, क्योंकि ऐसा ही होता है, कुछ तो आपको कट लेना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें भी NARCL बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा, ये क्या करेगी, 15% ही कैश देगी और बाकी सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगी। अच्छा, ये अक्सर ऐसी करती है, ये कैश तो कम ही देते हैं 15%, बाकी देते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट। अब ये सिक्योरिटी रिसिप्ट का एक फायदा है, ये फायदा ये है कि इनमें जो पूरी सिक्योरिटी रिसिप्ट है ये बैक्ड होती है बाय गवर्नमेंट गारंटी, तो गवर्नमेंट गारंटी इसके पीछे रहती है, इसीलिए ये बढ़िया बात है। और वैसे भी अभी जो मुंबई 1 मेट्रो है इसमें धीरे धीरे अब लोगों की संख्या ट्रैवल करने की वो बढ़ने लगी है। ठीक, क्योंकि मुंबई में लोग ट्रैफिक से परेशान रहते हैं, तो ये इसका रीजन है। अभी इसको तो बहुत एक्सपेंड होना था, लेकिन ये एक्सपेंड इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अब वही है, पुराना ही कर्जा इतना ज्यादा है, वही सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो नए कर्जे कहाँ से मिलेंगे, और बिना कर्जे के एक्सपेंशन थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। IIT मद्रास ने लॉन्च कर दिया है रिसर्च सेंटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक, ये बनना बहुत आवश्यक है भारत में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम मेजर सामान चाइना से मंगाते हैं, इसमें एमोलेड भी होता है। धीरे धीरे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इंडिजेनाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट का इंडिजेनाइजेशन कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें इंडियन वैल्यू। अब सोचो अगर एमोलेड डिस्प्ले इंडिया में ही बनने लगा तो फोन का एक मेजर पार्ट इंडिया में बनने लगेगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चिप सर्किट भी भारत में ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो एक दिन ऐसा वो दिन आएगा कि 100% इंडिजेनाइजेशन हो जाएगा, तो फोन पूरा का पूरा इंडिया में बन रहा होगा। अभी उसमें हम 10 से 15% की वैल्यू देते हैं, तो एक बहुत बढ़िया स्टेप है सरकार के द्वारा। अब इसमें IIT मद्रास रिसर्च कर रहा, ये पूरा जो
प्रोजेक्ट है ये फंड किया गया है नियति द्वारा, ठीक, डीआरडीओ द्वारा और टाटा सन्स के द्वारा। अब टाटा सन्स के द्वारा क्यों किया गया है? बिकॉज टाटा सन्स जो है भारत में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आईफोन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल लेंडर्स फिनटेक लेंडिंग ने डिसबर्स करें 3 करोड़ लोन और इनकी वर्थ कितनी है? 37,000 करोड़, और ये क्या है? Q2 में केवल। अब आप ये देखिए कितनी डिमांड को डिजिटल लेंडर केटर कर रहे हैं, तो डिजिटल लेंडर की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं पिछले साल यानी 24 के आधे हाफ में इन्होंने 46.5 मिलियन के आसपास लोन दिए थे, फिर इनके लोन हो गए 51 अगले हाफ में। पूरे साल में आप देख लो हिसाब लगा के, इस साल 56 का आंकड़ा है और ये तीनों साल के हाफ से ज्यादा है। अच्छा, ये जो लोन है इनका साइज आप देखो तो एवरेज साइज है 10,900 के आसपास, तो इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे बोरोवर्स अब यहाँ से लोन ले रहे हैं, तो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है उनका, ठीक, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, क्रेडिट उनको मिल रहा है फिनटेक की वजह से, तो डिजिटल लेंडर ने ये काम किया। अच्छा, ये पूरी रिपोर्ट आई है फेस की तरफ से। फेस ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो ये पूरी रिपोर्ट उनकी तरफ से आई। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया। अब लिंक क्या है? देखिए, बेतवा में पानी थोड़ा कम रहता है, केन में पानी ज्यादा रहता है, तो केन से पानी बेतवा में जाएगा। अब इसमें बुंदेलखंड का इलाका है, इधर जनरली सूखा पड़ता है, तो होगा क्या? अगर बेतवा में पानी जाएगा तो इससे बहुत सारे परिवारों को पीने के लिए पानी मिलेगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें 10.62 लाख हेक्टेयर लैंड का इरिगेशन होगा और 62 लाख लोगों को पीने को पानी मिलेगा, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसमें 30 रिवर्स को जोड़ने का प्लान है। 16 पेनिनसुलर रिवर है इसमें और 14 हिमालयन रिवर है। इससे क्या होगा? जो प्रॉब्लम है फ्लडिंग की, चाहे ड्रॉट की प्रॉब्लम हो, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो, इरिगेशन की हो, ये इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये पहला प्रोजेक्ट है उसी राह में, इसमें कई डैम बनाने का प्रावधान है और एक पूरी नया स्पेशल व्हीकल बनाया जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा क्या है? 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी है। देखिए, जो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है इंडिया का, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आगे भविष्य में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले। ठीक, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप। इसमें इनका उद्देश्य ये है कि एक ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ये लाएंगे, ताकि जो की इवेंट्स हैं जैसे कि भाई रिपब्लिक डे परेड हो गई या फिर इंडिपेंडेंस डे परेड हो गई या बीटिंग रिट्रीट हो गई, इसमें जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सके, इसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस लाया जा सके, ताकि जो स्टेट और अटेंडी है उनके इनपुट्स भी लिए जा सके, और इससे क्या होगा? पूरे फंक्शन में एफिशिएंसी आएगी। 25 दिसंबर को हम हर साल गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से इस दिन को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी ये लोग लीड कर रहे हैं सोलर इंस्टॉलेशन में प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम के अंदर। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम में टारगेट है 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन का। अच्छा, इसमें जो 10 लाख इंस्टॉलेशन है वो मार्च 2025 तक होंगे और हर साल डबल होंगे, तो 10 का 20 होगा 2026 में, 2027 में 20 का 40, तो पूरा 1 करोड़ का टारगेट है इसमें, ठीक, जो होना है। अच्छा, ये स्कीम 2024 से लागू है। टॉप में जो है वो गुजरात है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, इसका आप ध्यान रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ने सैंक्शन किए हैं 4,388 करोड़ पीएम कुसुम स्कीम के तहत। अब ये पीएम कुसुम स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये पूरी स्कीम है। इसमें पूरा फोकस है किसानों पर और किसान की एनर्जी नीड्स पर। देखिए, होता क्या है, किसान इलेक्ट्रिसिटी वो लेता है, उसमें बहुत खर्चा आता है उसका। बहुत सारे स्टेट में तो क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब किसानों को हम वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो फिर हाउस होल्ड की वो इलेक्ट्रिसिटी काटनी पड़ जाती है, क्योंकि क्या एक सर्टेन लेवल तक जो हमारे पास सप्लाई है वो है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है जब भी
एग्रीकल्चर का सीजन आता है। तो सरकार चाहती है कि जितना भी एग्रीकल्चर का खर्चा है वो सोलराइज कर दिया जाए, ताकि किसानों को सब्सिडी की आवश्यकता ही ना पड़े, उन्हें पैसा ही ना देना पड़े, एक बार सोलर लगाया और जिंदगी भर का आराम। तो वहां पर अब सरकार काम कर रही है और पूरे एग्रीकल्चर को सोलराइज कर दे रही है। अगला ये है कि रेलवे ने लॉन्च करा है नया संरक्षा ऐप। ये ऐप इनको मदद करेगा जो फ्रंटलाइन स्टाफ होते हैं। फ्रंटलाइन स्टाफ मतलब आपने कई लोग देखे होंगे जो पटरियों में काम करते हैं, ठीक, जो गॉजेस में काम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रेलवे के सही इंजन मेंटेनेंस हो गया या फिर वॉशिंग में, मल्टीपल चीज़ों में वो काम करते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रंटलाइन स्टाफ। इनकी ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब के लिए ये ऐप बना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन, अभी हमने देखा है कि जो हमारे जज हैं वी रामा सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है एनएचआरसी में, ठीक। तो आपको ये बताना है कि एनएचआरसी में कितने मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, जिनने इनका सिलेक्शन किया ना उनमें कितने मेंबर। तो आपको बताना है 4 है, 6 है, 8 है या 5। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा ताकि बाकियों को भी पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।